आज आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं बूम बूम क्लास के तीसरे चरण में महामैराथन। आपको एक बहुत बढ़िया चीज ऐड कराया हूं, उसको याद रखिएगा। वो है रैपिड मोड। जो आपका ये चल रहा है रैपिड मोड है। थोड़ा स्पीड इसमें ज्यादा होगा और नाउन प्रोनाउन को भी स्पीडली ही मैं मैनेज किया हूं। अतः आप लोग निश्चित रूप से ये समझिएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपका बेहतर काम करेगा ये टॉनिक। अतः आप सभी बढ़िया से चैप्टर पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद रैपिड मोड के दायरे में हम लोग आगे बढ़े। जितना जल्दी थोड़ा जुड़ते जाइए ताकि हम इसमें अपना स्टेप आगे बढ़ावें। बिल्कुल सही है, पढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं। आपको इंट्रो क्लास में इसमें ध्यान रखें एडजेक्टिव है। ऐसे एक चीज आपको बता देते हैं कि नाउन प्रोनाउन का दायरा में मैं आपको नाउन में 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन दिया हूं और प्रोनाउन में आपको 330 प्लस क्वेश्चन दिया हूं। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव के दायरे में हम आपको करीबन 500 प्लस क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो याद रखें कि जब 500 प्लस क्वेश्चन है तो हमको ये लगा कि क्यों नहीं इसको दो तरह से तोड़ दिया जाए। एक पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया जाए और एक पार्ट को उसका एक्सप्लेनेशन यानी क्वेश्चन का हाई लेवल कर दिया जाए। आपको हमने दो तरह से एडजेक्टिव को बांटने का निर्णय लिया और कहा कि हम दो तरह से आपको एडजेक्टिव बता रहे हैं, दो पार्ट में, दो सेगमेंट में। एक इंट्रोडक्शन लेवल और दूसरा एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा, अपर लेवल होगा। तो 250 क्वेश्चन मैं आपको इंट्रो लेवल का दे रहा हूं और 250 जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपको सामने आएंगे। हाल ही में एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए आपका इंट्रो लेवल जरूर उसको टच कर लेगा जितने क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपको इससे नहीं घबराने की जरूरत है। इसलिए 250 का दो मैं सेगमेंट लाया हूं, यानी एक इस सैटरडे 250 क्वेश्चन और फिर अगले सैटरडे भी एडजेक्टिव ही चलेगा जिसमें फिर हम लोग 250 क्वेश्चन जज करेंगे। इधर फेसबुक पर राजू रंजन लिख रहे हैं हाई, विशाल कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आशीष कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर आपको यूट्यूब पर विवेक गुप्ता लिख रहे हैं स्टेप आगे बढ़ाइए सर, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अभिमन्यु कुमार लिखते हैं राधे राधे। निशु कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। प्रिंस बैठा लिख रहे हैं कि सर एडवर्ब, पहले भी कोई एडवर्ब एडवर्ब चिल्ला रहा था, लेकिन एक बात बताइएगा ये कैसा कथन है, बिना एडजेक्टिव और वर्ब पढ़े हम एडवर्ब कैसे लेकर आए। सौरभ पटेल अच्छा जवाब दे रहे हैं कि भाई सब चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखें। कविता कुमारी लिख रही है कि बेटर देन 1000 डेज ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज वन। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको दर्शा रहे हैं एडजेक्टिव में, थोड़ा सा आप लोग आ जाएं। पहले महामैराथन का आप सेगमेंट देख रहे हैं, रैपिड मोड है और वार्निंग ये है आपके लिए कि कृपया चैप्टर पढ़ने के बाद ही देखें। तो चैप्टर पढ़ जो नहीं पढ़ा है थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार यादव भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनू सिंह लिख रहे हैं मिस यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपको कि एडजेक्टिव में कितने तरह के चीज आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एडजेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो आपको बता देते हैं कि एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है मेरे भाया। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव को हम 26 टुकड़ों में बांटकर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि नाउन जब पढ़े थे तो नाउन का भी रेंज बड़ा था, लेकिन वो 20 ही सेगमेंट में बट पाया था। प्रोनाउन में आप गए थे तो प्रोनाउन को हम 12 सेगमेंट में बांटे थे और उसके सामने आपको दर्शाए थे। और बिल्कुल अब जो एडजेक्टिव है उसका दायरा बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऐसे भी आपको बता दें कि एडजेक्टिव के दायरे में बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं।
एडजेक्टिव खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव चैप्टर है, इसके अलावा ये डिटर्मिनर को भी कवर करता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके दायरे में डिग्री भी आता है और आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के ही दायरे में कोरिलेट करके पढ़ा जाता है आर्टिकल को। तो ध्यान रखा जाए, इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर यदि हम बढ़ते हैं, आपको मिला होगा यहाँ कंटेंट्स में जहां दिए हैं वहां लिखे हैं आपको कि एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है और डिग्री है। चलिए देखते हैं इसका कंटेंट्स पर। कंटेंट्स पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पहला चीज है इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन होता है कि ध्यान रखें कि किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी जो विशेषता बतावे, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और फॉर ए नाउन विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ध्यान रखा जाए, जो नाउन के साथ आ जाए, प्रोनाउन के साथ आ जाए या उसके जगह पर उसके लिए आ जाए, तो वो सब एडजेक्टिव होता है। कब? जब वो विशेषता बताने लगता है तब। एडजेक्टिव के पार्ट्स में आपको प्रॉपर एडजेक्टिव से क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो। इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, रसिया से रसियन बना, ध्यान रखा जाए कि जर्मनी से जर्मन बना। तो हमको यदि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाने का जब मौका मिले तो वो एडजेक्टिव कौन होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कभी कभी वो कॉमन नाउन के रूप में भी काम करता है। इंडियन, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज का प्रयोग कॉमन नाउन्स के लिए भी किया जाता है, के रूप में भी किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। WH वर्ड जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न करता था तो जबकि नाउन के साथ आकर प्रश्न करे तो इंट्रोगेटिव है। WH में मूलता है, आपको इसमें मिलता है व्हाट मिलता है, मिलता है और व्हिच मिलता है। ध्यान रखें, इनको मूलतः इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। WH में कंजंक्शन के अलावा एक चीज और भी याद रखिएगा कि WH रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, जो मैं प्रोनाउन में आगे आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। चलिए आगे बनता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होता है, ध्यान रखा जाए कि जब संख्याओं का प्रयोग नाउन का विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी तीन तरह से आ सकते हैं। डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप नंबर या डिजिट का चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट होते हैं। ध्यान रखें, डेफिनिट न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो डेफिनिट न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्डर दर्शाने वाले होते हैं, एक यानी एक उसका ऑर्डर पेश करते हैं और एक काउंट पेश करते हैं। तो जो ऑर्डर पेश करते हैं उसे ऑर्डिनल्स बोलते हैं और जो काउंट पेश करते हैं उनको कार्डिनल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल्स हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो क्या है? कार्डिनल्स है। विकास कुमार लिख रहे हैं सर साउंड कट कट के आ रहा है। वर्मा लिख रहे हैं सर साउंड स्लो आ रहा है, क्या ये सही है? मनीष कुमार लिख रहे हैं कि साउंड ठीक है सर। चलिए ठीक है, आशा है कि सही हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे कह रहा है क्या कि इसमें मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स जो होता है वो डेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है जिसके दायरे में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स आते हैं, और यदि दूसरा होता है वो इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है। इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बयान नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, मेनी, फ्यू, ये सब का प्रयोग हम करते हैं जब काउंटेबल्स के लिए ये यदि आते हैं तो याद रखा जाए कि इन्हें इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, आगे यदि मैं बात कर रहा हूं ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और भी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट के अलावा एक न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं। उन्हें ईच, एवरी, ईदर, नीदर के दायरे में दर्शाया जाता है, परंतु उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ना बेहतर है, इसलिए आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी उसको पेश किए हैं। ध्यान रखा जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, तो जो यदि काउंटेबल्स के साथ आ जाएगा तो वो तो हमारा नंबर है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल्स के साथ आता है तो वो क्वांटिटी है।
मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ये सब जब वर्ड प्रीसीड करने लगे अनकाउंटेबल नाउन को तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दायरे में आता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, दिस दैट दिस दोज, याद करें दिस दैट दिस दोज सच, इनका प्रयोग आप पढ़े थे कि यदि नाउन के बदले में आकर ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, जबकि ये नाउन के साथ आकर यदि नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करें, नाउन को प्रीसीड करने लगे तो वहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, सिंगुलर नाउन उसके बाद आता है और सिंगुलर नाउन के द्वारा फॉलो होता है, और ध्यान रखिएगा कि जो दीज दोज है ये सब प्लूरल के द्वारा फॉलो होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी मैंने चर्चा किया था। कुछ किताबों में कुछ आप पढ़ने को मिलेगा आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसे न्यूमेरिकल्स के दायरे में ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स डाल दिया जाता है, और नहीं तो एक्सप्लेन किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ईच, इधर, इधर, याद करें ईच, इवरी, इधर, नीदर, यदि नाउन के साथ रहे, नाउन को प्रीसीड करे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ये पढ़ने को मिले हैं। याद रखिएगा अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी जो होता है किसी भी चीज का क्वालिटी, अच्छाई बुराई जो भी हम पेश करें वो सब क्वालिटी है। आपकी अच्छाई भी आपकी क्वालिटी है और बुराई भी क्वालिटी है। एक पॉकेटमार की क्वालिटी है कि वो सफाई से पॉकेट साफ कर लेता है, आप करके देखेंगे मुकालत से मुलाकात हो जाएगा। बात बनता है यहाँ पर कि गुड बैड टाल यंग स्ट्रांग जितना है ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसी को कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। यदि कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लिखा जा रहा है तो उसको कुछ दूसरा मत समझिएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है जो डिस्क्रिप्शन देता है। ध्यान रखा जाए। इसके बाद इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, याद करें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में आता है। लेकिन एडजेक्टिव उससे भिन्न होता है, वो एडजेक्टिव नहीं बनता। इम्फेटिक एडजेक्टिव में केवल दो चीज आता है, एक ऑन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद द वेरी का प्रयोग किया जाता है। ये इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बात बनता है आगे कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के दायरे में कुछ ज्यादा नहीं है। WH में एक वर्ड है व्हाट। यदि व्हाट का प्रयोग आपको सरप्राइज शो करने के लिए, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए किया जाए, व्हाट अ गुड पेन, व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत बढ़िया आइडिया के प्रचार में अभिषेक बच्चन बोला करता था व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वहां पर व्हाट क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का दो तरह से मूलतः यूज होता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में और प्रीडिकेटिव फॉर्म में। एट्रीब्यूटिव कब होता है, जब नाउन को प्रीसीड करने लगता है, नाउन के ठीक पहले आकर उसे डिफाइन करता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म होता है। जबकि प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है क्या, प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है कब, जब वो वर्ब के साथ वर्ब को फॉलो करते हुए अगर एडजेक्टिव आने लगता है तो वहां पर आता है वो प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन होता है, तो एट्रीब्यूटिव है जो नाउन को प्रीसीड करता है, और जो प्रीडिकेटिव होता है वो कौन होता है, तो जो वर्ब के साथ अगर कनेक्टेड रूप में आता है, यानी प्रीडिकेशन में जो यूज किया जाता है, प्रीडिकेट पार्ट में जो आने लगता है वो होता है प्रीडिकेटिव। हाँ, ध्यान रखा जाए। एक और यहाँ फॉर्म है इंटरपोलेटेड यूजेज। इंटरपोलेटेड क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कभी कभी आपको एडजेक्टिव ऐसा भी मिलता है जी जो नाउन प्रोनाउन के लिए आता तो है लेकिन दूर दूर तक नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है, वो सेंटेंस में कहीं और डिफाइन करने लगता है, तो वो डिफाइन होता है या वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, तो वैसे एडजेक्टिव को इंटरपोलेटेड कहा जाता है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई रीच्ड द स्टेशन, थका मांदा मैं स्टेशन पहुंचा, तो मेरा ही विशेषता है कि मैं थका था, इसके बाद एग्जॉस्टेड था, पूरी तरह से थक कर चूर था, तो वो मेरे लिए आया एडजेक्टिव कहाँ आया, तो शुरू में ही आ गया, तो वो डिफाइन कर रहा है बिल्कुल आजाद रहकर, अकेला रहकर यदि वो डिफाइन करने लगे तो उसको इंटरपोलेटेड कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दें, इंटरपोलेटेड यहां बता दिए। अब क्या है कि सम यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर हम एडजेक्टिव आपको बताएंगे जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बोथ में, ऑल में क्या अंतर है, ईच एवरी में क्या अंतर है, अटमोस्ट अटरमोस्ट में क्या अंतर है, ये सब जो यूज बताऊंगा मैं वो होगा आपका
यूजेस, सम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, इसके दायरे में एक चीज आपको और बता सकते हैं, याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनर में भी कुछ इसके पार्ट्स पढ़े जाते हैं, तो आप डिटर्मिनर और यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के बीच में फंसिएगा मत। आपको सीधा यही याद रखना होगा, आपको बिल्कुल यही याद रखना होगा कि ये यूजेज ऑफ एडजेक्टिव है। इसके से दायरे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो हैं यही इसी का फॉर्म है, डिटर्मिनर्स। ऐसे तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर के दायरे में पढ़ा जाता है, इसलिए याद रखें हम अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके दायरे में कुछ भी छूट नहीं रहा है। ध्यान रखें, अब आर्टिकल्स है, यूज ऑफ ए एंड दी है, और कहां कहां इसका नहीं यूज प्रयोग होता है, नो यूसेज ऑफ आर्टिकल, तो उसको भी हम कवर करेंगे। फिर आपको बता देते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ आने लगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होता है हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखें, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हम आपको बताएंगे। डिग्री में आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन होता है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसके 3 फॉर्म होते हैं। और डिग्री करता क्या है, तो किसी क्वालिटी को मेजर करता है, किसी में क्वालिटी का एक्सटेंट बताता है, किसी में कोई क्वालिटी है तो किस हद तक है, किस मात्रा में है, उसका जो आकलन है वो डिग्री है। और वही आकलन 3 फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको बता दें कि फॉर्मेशन से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है। जनरल सेंस में लोग ये मानते हैं कि ई आर जोड़कर पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनता है, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनता है, मोर मोस्ट जोड़कर भी, जिसमें सिलेबल का पार्ट 2 हो या कुछ में दो से ज्यादा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सिलेबल वाला में भी हम मोर मोस्ट लगाते हैं, फुल से अंत करता है, INC से अंत करता है, आदि आदि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें हम 2 में भी मोर मोस्ट का ये प्रयोग करते हैं, वो सब भी चर्चा है। तो कहाँ ई आर ग्रुप लगेगा, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ ईएसटी, कहाँ मोस्ट लगेगा, या कहाँ एक दूसरे के जगह पर यूज हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज से, किसी अदर लैंग्वेज से बोरोड एडजेक्टिव हैं, उसका डिग्री कभी भी ई आर ईएसटी मोर मोस्ट के नियम को फॉलो वो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो जैसे गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, वेल का भी बेटर हो गया, द बेस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे हम जब यूज करेंगे तो उसको भी हमको ध्यान रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं, यूसेस हैं, उसको भी हमको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल्स है, यूसेस है, उससे भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सुपरलेटिव से भी जो होते हैं उससे भी हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। पॉजिटिव डिग्री, दैट इज द सिंपल क्वालिटी ऑफ समथिंग। comparative degree, that is the higher range or higher quantity of a quality in comparison to positive, and the highest quantity of क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। यदि चरम सीमा पर कोई क्वालिटी हो तो वो होता है सुपरलेटिव, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। आगे है रूल्स रिगार्डिंग इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में इंटरचेंज आते हैं, यानी एक ही बात को कैसे हम पॉजिटिव में रख सकते हैं, एक ही बात को कैसे कंपैरेटिव में रख सकते हैं, वही बात कैसे सुपरलेटिव में रखा जा सकता है, इसको हम इंटरचेंज के दायरे में रखते हैं। वहां से भी कुछ नियम जनरेट होते हैं, कुछ रूल बनते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरचेंज का होगा। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। वो क्या है कि आपका पार्टिसिपल होता है, यानी वर्बियल एडजेक्टिव। कभी कभी वर्ब से भी एडजेक्टिव ऐसा फॉर्म बनता है जो कि आपको बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखा जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। यदि हम V1 में ING जोड़कर, वर्ब में ING जोड़कर एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से या कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म से यदि हम एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और यदि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो याद रखा जाए कि 3 तरह के पार्टिसिपल से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखा जाए, दिस पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन।
फर्स्ट पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड विद द नाउन, ये बताता है कि क्या घटना चल रही है, ये बोला है कि क्या घटना चल चुकी है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है एक घटना को क्वालिफाई करते हुए दूसरे घटना को जनरेट करता है। तो याद रखिएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। आगे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कुछ वर्ब से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो वहां पर भी हमको एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिलता है। ये रहा है आपका 26 तरह का क्वेश्चन जो आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ना है। हम इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। आप सभी को बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से ये कहने जा रहा हूं कि अश्वमेध का तीसरा अश्व छोड़ रहा हूं। किसी को लगाम पकड़ना हो तो आसानी से पकड़ ले और उसके बाद वो आए और इससे ये रिकॉर्ड को तोड़े। इसके बाद हम अगला रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। चलिए आप सभी को शुभकामना। अंकित कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद इंडियन रेलवे आईआर लिख रहे हैं ऑल इज वेल सर। प्रदीप पासवान लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजन चौहान गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। तनवीर आलम गुड नून लिख रहे हैं। मनीष यादव लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। स्माइल प्लीज ऑफलाइन नहीं चलता है, अब क्या? क्यों बाबू? ऑफलाइन बिल्कुल चलता है और बहुत शानो शौकत से चलता है। और ऑफलाइन के अलावा आपको एक गिफ्ट दे दिया हूं ऑनलाइन, ये गिफ्ट को भी संभाले रखिए। और एक बात आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए एक असिस्टेंस का काम कर रहा है, एक आपके लिए एक्जिलरी है। ये मत समझिएगा, इसी पर आधारित मत होइएगा। बिना ऑफलाइन कहीं भी पढ़ाई होता हो, एक दावा का आपको बता देते हैं कि बिना बढ़िया से ऑफलाइन का तैयारी किए, बिना कॉपी किताब से उलझे, केवल ऑनलाइन के बदौलत किसी की बादशाहत नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन इतना जरूर आपको मदद कर सकता है कि यदि ऑफलाइन में थोड़ा कॉपी किताब से आप लगे हैं, थोड़ा भी अगर मेहनत कर रहे हैं, कॉपी किताब से उलझते हैं, तो ऑनलाइन आपको इस लेवल का जरूर बना देगा दोनों का कोलैबोरेशन से कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन केवल आश्रित हो जाइएगा तो ये नहीं संभव है। चलिए बढ़ता हूं आगे। और ये भी नहीं कह रहा हूं पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ये सब आपके सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए इधर मनीष मेहता के लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। पंकज गणेश भी लिख रहे हैं नमस्कार सर। दीपक पांडे लिख रहे हैं सर चलिए बहुत बढ़िया। सोनू कुमार लिख रहे हैं नमस्ते सर। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को शुभकामना। इधर सौरभ पटेल कह रहे हैं सर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए। ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा, उसे थोड़ा जोश में कहिए। कहिए कि हमारी उड़ान देखनी हो तो ये आसमां से कह दे थोड़ा और ऊंचा हो जाए। चल आगे बढ़ते। क्वेश्चन की दुनिया में आपका स्वागत है। सम पेन आर रनिंग वेल, कुछ कलम बढ़िया चल रही हैं। ध्यान रखा जाए कि ये सम का प्रयोग जो होता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी ध्यान रखा जाए एडजेक्टिव न्यूमेरिकल इंडेफिनिट के रूप में यूज किया जाता है। और ये न्यूमेरिकल जो भी होता है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में भी यूज किया जाता है। जब ये काउंटेबल्स के लिए आता है तो ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स है, और यदि ये अनकाउंटेबल को प्रीसीड करता है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अतः एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि सम हमारा काउंटेबल नाउन को प्रीसीड कर रहा है तो इसका काउंटेबल नाउन जो है नाउन वो हमेशा प्लूरल आना चाहिए। अतः बताइएगा कि सम पेन होना चाहिए कि सम पेन्स होना चाहिए। सम पेन्स आर रनिंग वेल, आपका क्वेश्चन मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहां पर आगे हम कह रहे हैं कि सम राइस आर बॉइल्ड इन द किचन, किचन में कुछ चावल जो है वो उबला हुआ है। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा, अभी अभी बोला हूं कि सम जो है वो इंडेफिनिट न्यूमेरिकल्स भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन को प्रीसीड करेगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। और जब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ तो यहां पर ये अनकाउंटेबल लिया तो अब इसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। काउंटेबल्स के लिए ये यूज होता है तो प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा तो ये सिंगुलर दायरे में यूज किया जाएगा। अतः आर नहीं इज का प्रयोग होना चाहिए। आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, यू मस्ट बी अवेयर, आपको बिल्कुल अवेयर का अर्थ होता है अवगत, जानकारी में होना। आपको बिल्कुल अवगत होना चाहिए ऑफ द फैक्ट दैट नन बट द ब्रेव डिजर्व
द फेवर ऑफ द गॉड। ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि आपको बिल्कुल इससे अवगत होना चाहिए कि किसी और का नहीं बल्कि बहादुर व्यक्ति का ही भगवान साथ देते हैं। तो यहां तक हम सही जा रहे हैं कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। फैक्ट सही है, द फैक्ट तथ्य, इस तथ्य से निश्चित किया जा रहा है, आपको बिल्कुल अवगत होना चाहिए दैट नन, कोई और नहीं, बट द ब्रेव मतलब हो गया बहादुर लोग। तो दी प्लस एडजेक्टिव वाला पॉइंट है, कहीं गलती नहीं है, डिजर्व वर्ब भी प्लूरल लगा दिया गया। ध्यान रखें कि बहादुर लोग डिजर्व द फेवर प्रेपोजिशन के पहले आकर, यदि कोई चीज अगर डेफिनिट किया जाए, सर्टेन किया जाए प्रेपोजिशन के पहले रखते हुए, अगर वो रियली प्रेपोजिशन के पहले आकर अपने पर स्ट्रेस देता हो तो वहां पर वो आर्टिकल दी का हकदार बनता है, ये सही है। लेकिन गॉड में कभी दी नहीं लगता है। याद रखिएगा थोड़ा सा एक बात, गॉड आपको तीन तरह से दिखा रहा हूं, बड़ा वाला जी, छोटा वाला जी, एगो इन्हीं का भाई है ऑलमाइटी। ध्यान रखिएगा, इन तीनों पर यदि दिमाग लगाइएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये बड़ा वाले जी कभी गलती से भी दी नहीं ग्रहण करते, इनके साथ आर्टिकल आता नहीं है। बड़े वाले जी जो हैं ये बिल्कुल बड़े वाले जी ऐसे जी हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मालिक एक, यानी जिसका कोई रंग रूप आकार दायरा न हो वो बड़े वाले जी वाले गॉड होते हैं, ये आर्टिकल नहीं लेते हैं। छोटा वाले जो जी हैं वो अलग अलग मान्यता के अनुसार अपने अपने देवी देवता हैं, ये दी ग्रहण करते हैं। और अलमाइटी जो है इनके पहले भी दी लगाया जाता है। याद रखिएगा ये तीनों पर आपको नजर रखना होगा। बड़ा वाले जी में आर्टिकल नहीं लगाइएगा, छोटा वाला जी में दी लगेगा, और जो अलमाइटी है उनके पहले भी आर्टिकल दी लगाया जाता है। अब बात बनता है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि यहां दी नहीं होगा, आंसर नंबर डी, ही इज द मैन, यह वो वही आदमी है, हु वर्किंग ऑनेस्टली इन हिज चैम्बर। हाँ, कह रहा है क्या कि वो वही आदमी है जो ईमानदारी से अपने चैम्बर में काम कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि कभी कभी एडजेक्टिव जो होता है वो डिफाइनिंग मोड में होता है, डिफाइन करता है। और डिफाइनिंग मोड में होता है तो कैसे यूज होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा उसको डिफाइन किया जाता है। कहूंगा कि ये वही आदमी है जो यहां काम कर रहा है, दिस इज द मैन वर्किंग इन दिस ऑफिस। वहां पर या तो सीधे सीधे उसको हु इज वर्किंग कर दीजिए तो भी चलेगा, और नहीं तो हु हटा दीजिए, हु इज का पूरा गेम हटा दीजिए तो सीधे बनेगा ही इज द मैन वर्किंग ऑनेस्टली इन दिस चैम्बर। तो यहां पर हमारा हु का प्रयोग गलत है। जब भी कभी डिफाइनिंग आ जाए, मैन को डिफाइन कर रहा है वही आदमी जो काम कर रहा है, तो डिफाइनिंग एडजेक्टिव जब आता है तो वो हु से नहीं जुड़ता है। अगर जोड़ेंगे तो वहां पर एक वर्ब देना होगा, हु इज वर्किंग, फिर वहां पर वो टेंस पर आधारित हो जाएगा, V4 बनकर काम करेगा, चलेगा, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही यूज किया जाता है, इसलिए हु का प्रयोग गलत है। ध्यान रखा जाए यहां पर। यहां पर हमको जवाब मिल गया है कि हु हटेगा, सीधा बनेगा कि ही इज द मैन वर्किंग ऑनेस्टली। आंसर नंबर बन गया है बी। ऑल द एंड्स ऑफ द स्ट्रीट वेर ऑब्स्ट्रक्टेड बाई द प्रोटेस्टर्स। ध्यान दे, जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो गली के सारा का सारा रास्ता, सारा का सारा छोर बंद कर दिए। एक बात बताइए, यदि कोई गली होगी तो उसके कितने छोर होंगे? दो ही छोर होंगे निश्चित रूप से, एक इधर है एक इधर है। तो यदि कहीं दो ही छोर है तो ऑल कैसे लेगा, क्योंकि दो के लिए बोथ का प्रयोग होता है और दो से ज्यादा के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं। परंतु एग्जाम में क्या करता है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलने देता है कि वो बात दो का कर रहा है कि दो से ज्यादा का कर रहा है। आपको एग्जाम में नहीं पता चलने देता है कि बात दो का हो रहा है कि दो से ज्यादा का हो रहा है। वो ऐसा ही डिफाइन करता है, हमेशा इसी तरह का टॉपिक लाता है जो ये स्पष्ट नहीं होने देता है। एक बात बताइएगा कि द एंड्स ऑफ द स्ट्रीट, गली के दो एंड, तो कितने एंड? तो दो ही एंड होगा, और दोनों जो थे वो प्रोटेस्टर जाम कर दिए थे। तो बताइए ऑल होगा कि बोथ होगा? आपको जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है कि इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, लाइफ नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, और नाउन यदि, याद रखिएगा कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने पहले कोई एडजेक्टिव ग्रहण करता है तो वो भी क्वालिफाई किससे होगा, तो आर्टिकल से। वो किससे डिटरमिन किया जाएगा, तो आर्टिकल से। तो क्लियर है यह? If you want to live a successful life, I must advise you, मैं बिल्कुल आपको ये सलाह दूंगा, to go through गीता every morning with your clean heart। यदि आप सफल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप गीता पढ़िए और बिल्कुल स्वच्छंद दिल से पढ़िए। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ गीता का प्रयोग किया गया है, और गीता क्या है, तो धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथों के नाम में आर्टिकल दी आता है। द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ध्यान रखा जाए द गुरु ग्रंथ, ये सब अपने नाम में आर्टिकल दी लेते हैं। अतः धार्मिक ग्रंथों के पहले आर्टिकल दी आता है। जहां भी नजर आए धार्मिक ग्रंथ, वहां आर्टिकल डालकर बात कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको कहां मिला है, ऑप्शन नंबर। आगे क्वेश्चन है कि बोथ द मिनिस्टर्स इन बिहार असेंबली आर प्रोवाइडिंग डेटा ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज। कह रहा है क्या कि बिहार असेंबली के जो नेता हैं, दोनों नेता अपने अपने पोर्टफोलियो का जवाब दे रहे हैं, डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बात बताया जाए कि यहां पर बोथ द मिनिस्टर्स इन बिहार असेंबली, क्या बिहार असेंबली में दो ही नेता हैं, दो ही मंत्री हैं? नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, ऑल का प्रयोग होना चाहिए कि ऑल द मिनिस्टर्स इन बिहार असेंबली। हाँ, यदि पर्टिकुलर अगर किसी का डिफाइनिंग बात किया रहता है तब तो हम बोथ यूज करते। ये कह रहा है कि बिहार असेंबली में दोनों नेता अपना दे रहे हैं कि सारे के सारे नेता अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां बोथ नहीं, ऑल का प्रयोग बेहतर होगा। कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन ऐसा आता है कि हम बोथ का बात करें कि ऑल का बात करें, वहां पर आपको दुविधा होगी। तो कहीं वहां ऐसी चीज पर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी आपका काम करेगा। जैसे अभी अभी स्ट्रीट का बात हो रहा था, वहां कॉमन सेंस का बात होगा। यहाँ वहां पर दो ही क्यों हुआ, क्योंकि गली के दो ही छोर हो गए, एक दूसरे तरफ, दूसरा फिर दूसरे तरफ होगा। लेकिन यदि हम यहां पर बिहार असेंबली में कर रहे हैं मंत्री जी लोगों का बात, तो वो दो ही नहीं, ऑल होंगे। आंसर नंबर ए बना है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। द टोर्नेडो जानते होंगे, बवंडर होता है। द टोर्नेडो डिस्टर्ब ऑल ऑफ अमेरिका, यही गलती है। ऑल क्या होता है, ध्यान रखा जाए तो या तो किसी दो से अधिक के लिए हम ऑल काउंटेबल में यूज करते हैं, दो से अधिक को एक साथ अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो ऑल का प्रयोग करते हैं, और नहीं तो अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है। कब, जब क्वांटिटी को प्रिसीड करना हो तो ऑल राइज कर देंगे, चलेगा। लेकिन यदि किसी चीज का पूरा दायरा पेश करना हो, एंटायर सेंस में देना हो, किसमें, तो एंटायर। एंटायर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। यदि पूरा दायरा दर्शाना हो तो ऑल नहीं, यहां पर होल का प्रयोग किया जाएगा। तो बनेगा कि द टोर्नेडो डिस्टर्ब द होल ऑफ अमेरिका। याद रखा जाए, यहां ऑल वर्ड गलत है, आंसर नंबर सी होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। शुभम कुमार लिख रहे हैं, हो सकता है सिर्फ दो ही मिनिस्टर का डेटा प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही है, हो सकता है, लेकिन वो दो का मेंशन किया रहता। अगर कॉमन सेंस में बात करेंगे तो वो टोटल ऑल को प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां पर द होल ऑफ अमेरिका होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे द होल अमेरिका कह दें तो भी चलेगा, चलेगा, लेकिन ऑफ का प्रयोग, द होल ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कब यूज करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑल द कंट्रीज कहें और द होल कंट्री कहें, लेकिन जब प्रॉपर नाउन के साथ हमको होल लगाना पड़े तो हमेशा ऑफ डालकर यूज कीजिए। द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ अमेरिका, द होल ऑफ जापान, ऐसा यूज कीजिएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि यहां ऑल के जगह क्या यूज करेंगे, होल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर। आगे कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जटिल है। Why they have appointed him the prime minister, क्यों वे लोग उनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ निश्चित रूप से दी लगेगा, क्योंकि किसी भी डिग्निफाइड पोस्ट के लिए दी लगता है। याद रखा जाए कि डिग्निफाइड पोस्ट के लिए दी लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु
एक चीज याद रखिएगा कि कुछ ऐसे गिने चुने ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनको यदि हम पोस्ट, जिनका ऑब्जेक्ट अगर कोई पोस्ट नेम बन जाए तो वो आर्टिकल लेना बंद कर देता है। वो कौन है? तो इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, डिसाइड, अनाउंस, इन सब के यानी अपॉइंटमेंट सूचक जितने वर्ब हैं, अपॉइंटिंग वर्ब जितने हैं, अगर उसका ऑब्जेक्ट कोई पोस्ट नेम हो जाए, चाहे वो डिग्निफाइड हो, नॉन डिग्निफाइड हो, कुछ भी हो, अगर वो पोस्ट नेम हो जाए तो वहां से आर्टिकल हट जाता है। तो अपॉइंट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इसलिए यहां आर्टिकल नहीं होगा। आज जनरल सेंस में जहां आएगा वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या लेगा? डी लेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। इन माई विलेज, देखिए ये बिल्कुल सही देखने में लग रहा है, परंतु एक बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूं। बहुत तरह से लोग यहां पर गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखा जाए थोड़ा सा। आई हैव मेनी फ्रेंड्स कह रहा है इन माई विलेज, मेरे गांव में कई दोस्त हैं। मेनी का प्रयोग किया है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज के दायरे से थोड़ा सा हम हटकर बात कर रहे हैं कि यदि कहीं वाक्य के कॉम्प्लीमेंट पार्ट में यानी ऑब्जेक्ट पार्ट में, ऑब्जेक्ट पार्ट में या ऑब्जेक्ट रिलेटिव पार्ट में जो भी कहें, हमें यदि ऑब्जेक्ट पार्ट में मेनी नजर आ जाए, मच नजर आ जाए, तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखिएगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मेनी और मच का प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट के रूप में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं यूज कीजिए। सब्जेक्ट के साथ यदि मेनी मच जुड़ा है तो कहीं यूज कीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के साथ मेनी मच जुड़ेगा तो उस पर एक विचार कीजिएगा। देखिएगा कि वो सेंटेंस कैसा है। यदि वो सेंटेंस नेगेटिव है, यदि वो सेंटेंस नेगेटिव है तो निश्चित रूप से फिर ऑब्जेक्ट पार्ट में आप आसानी से यूज कर सकते हैं मेनी भी और मच भी। इसमें यदि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो मेनी भी यूज होगा, मच भी होगा। ही हैज नॉट गिवन मी मच मनी, मेनी पेन्स, ये सब यूज कर सकते हैं नेगेटिव में। परंतु जब अफर्मेटिव सेंस हो, जैसे आई हैव ऑब्जेक्ट पार्ट में यहां अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में जब अफर्मेटिव में मेनी और मच आने लगे तो एक बहुत बड़ा बात बताने जा रहे हैं, ठीक से देखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट में अफर्मेटिव में या इंट्रोगेटिव में यदि मेनी या मच आने लगे तो हमेशा ये मेनी और मच मॉडिफाइड फॉर्म में आता है। मॉडिफाइड क्या होता है? तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दीजिए। मेनी नहीं, सो मेनी, सो मेनी, सो मच, टू मेनी, टू मच, जैसा यूज करना हो। नहीं तो इसके बदले ए लॉट ऑफ यूज कीजिए, लॉट्स ऑफ यूज कीजिए, ए नंबर ऑफ यूज कीजिए, एन अमाउंट ऑफ यूज कीजिए, मेनी मच इसके साथ आप यूज कर सकते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ यूज कीजिए। तो अब बताइएगा कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माई विलेज, क्या आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन माई विलेज? अतः मेनी नहीं, सो मेनी होना चाहिए। और नहीं तो सीधे कह देंगे कि आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माई विलेज, आई हैव ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन माई विलेज, लेकिन आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माई विलेज ऐसा यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि रागिनी बॉट मच शुगर, सेम वही कंडीशन है। तो रागिनी बॉट मच शुगर के जगह सो मच शुगर होना चाहिए। और नहीं तो आप बोल सकते हैं कि रागिनी बॉट ए ग्रेट डील ऑफ शुगर, ए ग्रेट डील ऑफ शुगर हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर। आगे है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अनअवेयर, ए नंबर ऑफ का भी अर्थ होता है बहुत, अभी अभी बोला हूं। याद रखिएगा कि यहां ए नंबर ऑफ का अर्थ है बहुत, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, बहुत सारे छात्र इस फैक्ट से अवगत नहीं है दैट देयर प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, कि उनका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सैद्धांतिक आदमी है। और आपको बता दें कि एक फ्रेज होता है आर्टिकल चैप्टर में, जितने नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उतना ही फ्रेजल यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल चैप्टर में सबसे खतरनाक अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से होता है तो फ्रेज के दायरे में जितने आर्टिकल आते हैं वो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत करते हैं। तो ध्यान रखा जाए कि वो वर्ड होता है ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक व्यक्ति को ए मैन ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है, वहां दी का प्रयोग नहीं होगा। आपको जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी होता है। Indian government wants to make Mumbai
ए संघाई ऑफ चाइना विच कैन बी पॉसिबल ओनली। ध्यान रखा जाए, कह रहा है क्या कि इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई ए संघाई। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, जब किसी बड़ी हस्ती, बड़ा प्लेस या किसी डिग्निफाइड चीज को किसी अन्य से कंपैरिजन किया जाए, यदि किसी डिग्निफाइड चीज को किसी अन्य से कंपैरिजन किया जाए और उसका महिमा मंडल किया जाने लगे, उसको कहीं उससे कंपैरिजन करके महिमा मंडल किया जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको उस जो बड़ा प्लेस है, डिग्निफाइड प्लेस है, डिग्निफाइड पर्सन है, डिग्निफाइड थिंग है, उसके पहले दी यूज करना पड़ेगा। वो प्रॉपर नाउन होने के बावजूद, प्रॉपर नाउन रहेगा, उसके बावजूद उसमें हम दी लगाएंगे। हम लोग कहते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, यानी कालिदास का हम महिमा मंडल कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन करके? शेक्सपियर से। ये अलग चीज है कि शेक्सपियर कितना भी अंग्रेजी लिख ले, कितना भी वो प्लेज ड्रामा सब लिख ले, एक अभिज्ञान शकुंतलम में सब कुछ घुस जाएगा अंदर कालिदास के दायरे में, पता भी नहीं चलेगा। परंतु हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको ये बताना है कि वहां पर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम कह सकते हैं कि पटना बिहार का लंदन है, तो हमको कहना पड़ेगा कि पटना इज द लंदन ऑफ बिहार। तो इस स्थिति में आप पकड़िएगा कि इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई ए संघाई नहीं, द संघाई होगा। वहां पर जो प्लेस नेम जो डिग्निफाइड है, इसमें दी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन मिले बने हैं? ऑप्शन नंबर बना है बी। आगे बढ़ता हूं। R.N. Tagore, Rabindranath Tagore was the foremost Indian poet who received the Nobel Prize। कह रहा है क्या कि R.N. टैगोर जो हैं वो फोरमोस्ट इंडियन पोएट हैं जो कि रिसीव किए हैं नोबेल प्राइज। आपको दो वर्ड पर विचार करना होगा, फर्स्ट पर और फोरमोस्ट पर। याद रखा जाए, फर्स्ट इट बिकम्स द स्टार्टर ऑफ समथिंग, इनिशिएटर ऑफ समथिंग। यह ध्यान रखा जाए, किसी चीज को शुरुआत देने वाले को फर्स्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं। यदि कोई चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए कि कोई चीज शुरुआत हो वहीं से, तो वो फर्स्ट होता है। जबकि किसी मूवमेंट में, किसी एक्शन में यदि कोई लीडिंग स्टेज में हो, यदि वो लीड कर रहा हो, आगे आगे चल रहा हो, अग्रणी हो, तो वहां पर हमें फोरमोस्ट लगाना पड़ता है, वहां फर्स्ट नहीं आता। तो अब बताइएगा कि भारत में नोबेल प्राइज ग्रहण करने वाले R.N. टैगोर तो पहला व्यक्ति थे, इन्हीं से नोबेल प्राइज भारत में शुरुआत होता है। तो वहां फॉरमोस्ट नहीं, क्या यूज करोगे? फर्स्ट यूज करोगे। आपका जवाब यहां पर मिल गया होगा, ये फर्स्ट होना चाहिए, आंसर नंबर बी। आगे कह रहा है कि रागिनी इज रिगार्डेड, रागिनी को इस रूप में माना जाता है एज द फर्स्ट वुमेन सोशल वर्कर इन आवर कॉलोनी। रागिनी हमारे कॉलोनी में फर्स्ट सोशल वुमेन वर्कर के रूप में उनसे रिगार्ड किया जाता है कि फोरमोस्ट होना चाहिए। अभी अभी तो बोला हूं कि शुरुआत करने वाले के लिए क्या यूज करते हैं? फर्स्ट। लेकिन यहां शुरुआत तो नहीं है, कह रहा है कि इज रिगार्डेड, उसे रिगार्ड दिया जाता है किस रूप में? तो हमारे कॉलोनी का वो नेता है, अग्रणी नेता है, यानी लीडिंग क्वालिटी में वो आगे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि फर्स्ट के जगह पर हमको फोरमोस्ट यूज करना पड़ेगा। आपको जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू AMA, going to be a MA and she is going to be a BA exactly 2 years later। करे कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं MA करने जा रहा हूं और वो BA करने जा रही है बस 2 साल बाद। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, BA में A लगा है चलेगा, लेकिन MA में A नहीं लगेगा। हम लोग आर्टिकल के AN के प्रयोग में एक बहुत बड़ा गलती करते हैं। हम लोग AN के प्रयोग में बड़ा गलती क्या करते हैं कि हम लोग बाउल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर पर डिपेंड करने लगते हैं। बाउल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर पर डिपेंड करते हैं, जो कभी नहीं होना चाहिए। बाउल साउंड और कॉन्सोनेंट जो साउंड है, ये आपके आर्टिकल AN को डिटरमिन करेंगे। बाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि MA यदि हम यूज कर रहे हैं,
एम ए यूज कर रहे हैं, तो एम ए का जो शुरुआत एम का बोल रहे हैं, ये क्या है, तो बाउल साउंड है। एम ए में ए आ रहा है, पहले उच्चारण में ए आ रहा है। अब यदि आपको कहीं दुविधा इसमें पड़ने लगे, पता ही ना चले, तो आप एक काम कीजिएगा, जो चीज को दुविधा पैदा करे ए एन में, उसका हिंदी में उच्चारण लिख लीजिए। तो हिंदी में उच्चारण के लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, एम ए। अब एम ए आ जाएगा, तो बताइए ये ए कैसा उच्चारण आया, पहला लेटर तो उच्चारण आया वाउल साउंड में, तो वाउल साउंड में ए आ गया है। अब बताइए ए होगा कि एन होगा, तो वाउल साउंड में एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड में ए लगाएंगे। यदि इसी का एक हम वर्ड देख रहे हैं यूनिक कार, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यूनिक कार बोल रहे हैं तो इसको भी लिख लीजिए। लिखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक कार। यूनिक कार में फिर य आ गया, य किस चीज में आता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर इसके पहले क्या आना चाहिए, ए यूनिक कार। तो जब भी ए एन आपका कहीं दिमाग में लोचा है तो वहां पर लिख लीजिए और लिख कर देखिएगा कि उसका पहला लेटर है वो किस साउंड से बिलोंग करता है। जिस साउंड से बिलोंग करेगा, वॉवल साउंड से बिलोंग करेगा तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड से बिलोंग करेगा तो ए। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट ड्यूटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू सर्व हिज पेरेंट्स। किसी भी इंडिविजुअल का जो पहला और सबसे जो तरजीह देने वाली ड्यूटी यह है कि वो अपने माँ बाप का सेवा करे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट के साथ कभी मोस्ट नहीं आता, फॉरमोस्ट का प्रयोग ये फ्रेजल यूज में ही आता, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का सेंस होता अग्रणी, सबसे प्राथमिकता देने वाली बात। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना है, दिस इज द लास्ट इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट बाई नाउ। बाई नाउ कह रहा है कि अभी तक, अभी तक जो मेरा इंफॉर्मेशन मिला है उसमें कह रहा है क्या है कि दिस इज द लास्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लास्ट होता है कब, जब वहां से कोई आगे उसका सीक्वेंस बने ही नहीं, मतलब उसके आगे कहीं उससे लेना देना ही नहीं हो। तो अब बताइएगा कि ये कोई भी आदमी कहेगा कि अभी तक का जो ताजा खबर है, तो ताजा खबर के लिए लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब लास्ट और लेटेस्ट में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। किसी चीज का फिनिशिंग पॉइंट which has no sequence, finishing point which has no sequence, that is described by last, but the newest in the sense of the newest, सबसे नया ताजा जिसका आगे that can sustain its sequence। तो ध्यान रखा जाए कि उसमें जो सीक्वेंस आगे रहे उसको हम क्या बोलते हैं, तो लेटेस्ट बोलते हैं। तो अब बताइएगा कि लास्ट इंफॉर्मेशन होगा कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर कौन बना, आगे है कि द ब्रेकफास्ट आई हैड यस्टरडे, द ब्रेकफास्ट आई हैड यस्टरडे मॉर्निंग वाज वेरी डिलीशियस एंड आई वांट टू हैव सच ब्रेकफास्ट एवरी डे। ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा एक ब्रेकफास्ट पर बात छिड़ गया है तो बता दूं कि ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, लंच, ये सब जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लेते। हाँ, जब इनको पर्टिकुलराइज करना हो तो वहां दी लगाया जाता है। आर्टिकल के बारे में एक आपको बात बता दूं, ए एन दी के बारे में, कि जब कभी इंडेफिनिट वे में किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो तो ए एन लगाइएगा। तीन चीज जनरल सेंस है, याद रखिएगा। आर्टिकल से रिलेटेड मैं तीन बात आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूं। यदि इंट्रोड्यूसिंग मोड में जाइएगा तो ए एन लगाइएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। याद रखिएगा, यदि किसी को डेफिनिट बनाना हो, सर्टेन कर देना हो, निश्चित रूप से उसी को पेश करना हो, तो याद रखिए किसी भी तरह के नाउन के पहले दी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कहीं यूनिवर्सल बातें करनी हो, ब्रॉड सेंस देना हो, तो हर जगह से आर्टिकल हटाने का कला सीख लीजिए। तीन बात मैं बताया हूं, इन तीनों को गांठ बांध लीजिएगा, आपके आर्टिकल के लिए आधा प्रॉब्लम दूर कर देगा। अब ध्यान दीजिए, ये करे कि द ब्रेकफास्ट आई हैड यस्टरडे, जो ब्रेकफास्ट मैं कल लिया था। अब एक बात हमको बताइए, जनरल सेंस में तो ब्रेकफास्ट में आर्टिकल नहीं आता है मेरे भैया, लेकिन जो नाश्ता मैं कल किया था तो उसको तो ये निश्चित कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो वहां तक दी सही लिखा हुआ है। द ब्रेकफास्ट आई हैड यस्टरडे मॉर्निंग वाज वेरी डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट था।
एंड आई वांट टू हैव सच ब्रेकफास्ट नहीं, सच ए ब्रेकफास्ट का प्रयोग होगा। याद रखा जाए कि सच का प्रयोग हम करते हैं यदि डेमोन्स्ट्रेटिव सेंस में, तो वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि रहेगा तो उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। सच स्टूडेंट्स, सच ए स्टूडेंट। तो याद रखा जाए कि यहां पर सच ए ब्रेकफास्ट का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन बना? द रीजन why the coffee is popular among students is that it contains caffeine। ध्यान रखा जाए, कह रहा है क्या कि वो कारण कि क्यों कॉफी छात्रों में इतना पॉपुलर है, उसका वजह यह है कि उसमें कॉफीन होता है। तो याद रखा जाए कि कह रहा है क्या कि द रीजन व्हाई द कॉफी इज पॉपुलर एमंग, क्यों कॉफी पॉपुलर है छात्रों में। तो कॉफी पॉपुलर है छात्रों में, ये तो एक तरह से यूनिवर्सल या ट्रेडिशनल बात किया जा रहा है, और ट्रेडिशनल बात किया जाएगा तो याद करें ब्रॉड सेंस हो जाएगा, बड़ा सेंस हो जाएगा। और मैं अभी अभी बोला हूं आपसे कि इंडेफिनिट अनसर्टेन वे में इंट्रोड्यूस करना हो तो सिंगुलर काउंटेबल में एन, निश्चित बनाना हो तो हर तरह हमें दी लगेगा। और यदि कहीं हमें ब्रॉड सेंस देना हो, यूनिवर्सल देना हो, ट्रेडिशनल बात करना हो, तो वहां हर जगह से आर्टिकल हट जाएगा। तो यहां कॉफी से आर्टिकल हटेगा, बनेगा कि द रीजन व्हाई कॉफी इज पॉपुलर एमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए। Of all the four students, राजेश, राहुल, मुकेश एंड मोहन, इन चारों छात्रों में कह रहा है कि इन चारों छात्रों में द लाइटर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, बाद वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, आपका एक लड़ाई अक्सर एग्जाम में आता है फॉर्मर का और लाइटर का। ध्यान रखें, यदि दो का चर्चा हो, दो व्यक्ति का चर्चा करें, दो वस्तु का चर्चा करें, दो कोई भी अगर पार्ट्स का चर्चा करें, तो फर्स्ट वाला को डिफाइन करना हो तो आगे उसके लिए फॉर्मर यूज करते हैं, और यदि सेकंड वाले को डिस्क्राइब करना हो तो हम द लाइटर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए क्या यूज करते हैं? द फॉर्मर का यूज करते हैं, और सेकंड वाले के लिए क्या यूज करते हैं? तो द लाइटर का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि यही चर्चाएं बढ़ने लगे, दो से ज्यादा की चर्चा हो जाए, चाहे अब कितना भी हो जाए, तो वहां पर फर्स्ट के लिए फॉर्मर नहीं आएगा, उसके लास्ट के लिए लेटर नहीं आएगा। अब आपके लिए सीधे सॉरी फॉर्मर और लेटर नहीं आएगा, सीधे अब आपके लिए क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट वर्ड आ जाएगा और लास्ट आ जाएगा। फॉर्मर लेटर केवल दो ही पार्ट तक सीमित है। यदि दो से ज्यादा का चर्चा करना हो तो फर्स्ट और लास्ट का हम प्रयोग करेंगे। तो बताया जाए कि जब 4 गो स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर द लेटर कैसे होगा? लास्ट का प्रयोग किया जाएगा कि द लास्ट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर सी, विजिट्स हर नेक्स्ट she visits her next Shiva temple on her birthday। कह रहा है क्या कि वो अपने बर्थडे पर विजिट करती है नेक्स्ट शिवा टेम्पल। ये कहीं से सेंस नहीं बन रहा है। ऐसे आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो है ये हमेशा नियरेस्ट के साथ हमेशा झगड़ा करता है, और एक वर्ड नेक्स्ट टू भी होता है। ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यहां पर ध्यान दे, यहीं हम थोड़ा सा उल्टा आपको दे दिए पॉइंट, इसको हम पहले रख देते हैं। सुने, यदि कहीं सबसे नजदीकी का बात हो तो नियर का सुपरलेटिव नियरेस्ट मिलेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं कहूं कि सबसे नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो यू शुड इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। लेकिन यदि कोई दो प्लेस, दो लोकेशन, दो वस्तु बिल्कुल पास पास कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो वहां पर हम नेक्स्ट टू का प्रयोग करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या आपके बगल में कुर्सी लगा के बैठ जाए, मतलब बिल्कुल सटा हुआ चेयर पर बैठ जाए, तो वहां पर पूछते हैं लोग कि मैं आई सीट नेक्स्ट टू यू। तो वहां पर नेक्स्ट टू का अर्थ मत समझिएगा कि अगली कुर्सी, वहां अर्थ होता है ठीक बगल वाला, ठीक पास वाला का सेंस होगा। बिल्कुल सटा हुआ लोकेशन रहे तो वहां पर क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट टू। यदि कहीं कहीं ऑर्डर का बात किया जाए, क्रम का बात किया जाए, कहीं स्टेप का बात किया जाए, तो वहां पर स्टेप में नेक्स्ट का प्रयोग होगा। लोग कहेंगे कि व्हाट इज योर नेक्स्ट टू स्टेप,
इन दिस केस नहीं, नेक्स्ट स्टेप। वहां नेक्स्ट टू लोकेशन का बात नहीं, आपके स्टेप यानी ऑर्डर का बात हो रहा है, तो वहां पर हम नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। अब आपको यहां देखना होगा कि हर नेक्स्ट शिवा टेम्पल होगा कि नियरेस्ट शिवा टेम्पल होगा। वो अपने बर्थडे पर विजिट करती है सबसे नजदीकी शिवा टेम्पल पर। ऑप्शन नंबर कौन बना है? एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज टू वर्क अबाउट 2 hours। एन इंडियन ड्राइवर, ड्राइवर के लिए यह डिफाइन किया गया है कि वो इंडियन है, चलेगा, एन यूज कर सकता है। और कारपेंटर हैज टू वर्क अबाउट 2 hours, उसे 2 घंटा काम करना पड़ता है। टू बाई किलोग्राम ऑफ राइस, 1 किलो चावल खरीदने के लिए उसे 2 घंटा काम करना पड़ता है। तो किलोग्राम ऑफ राइस कि 1 किलोग्राम ऑफ राइस, 1 किलो चावल खरीदने के लिए उसको 2 घंटा मेहनत करना पड़ता है। वाइल जबकि हिज काउंटर पार्ट्स इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में जबकि उसी तरह कोई ड्राइवर या कारपेंटर को ऑस्ट्रिया में, नीदरलैंड्स में एंड स्विट्जरलैंड्स में नीड टू वर्क ओनली 50 मिनट्स, और उसको केवल 15 मिनट्स, केवल 15 मिनट वो काम करेगा और उसके में उसको 1 किलो चावल मिल जाएगा। तो अब बताइएगा कि यहाँ किलोग्राम के पहले ए होगा। ऐसे भी आपको एक बात बता दें कि जब कहीं यूनिट्स की बात हो तो यूनिट्स को दर्शाने के लिए आपको ए एन का प्रयोग करना पड़ता है। केला कैसे है भाई? तो 20 रुपए प्रति दर्जन, तो आपको कहना पड़ेगा कि 20 रुपीज ए डजन। कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो 5 रुपीज ए केजी। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो 100 रुपी ए मीटर। तो याद रखा जाए कि उसी तरह यहां पर यूज होगा कि टू बाई 1 किलोग्राम ऑफ राइस। आंसर नंबर, इट बीइंग रेनी डे, most of the people out on the street were carrying umbrellas। कह रहा है कि बरसात का दिन होने की वजह से अधिकांश लोग जो बाहर थे वो अपने साथ छाता लिए हुए थे। तो एक बात बताइए, ईट बीइंग सही है, और डे क्या है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले क्या आया? तो एडजेक्टिव आया। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो यह ए लगेगा, और ए रेनी डे होगा कि यह बरसात का दिन होने के वजह से, तो यहां पर हमको ए रेनी डे का प्रयोग करेंगे। ऐसे ध्यान रखा जाए कि रेनी डे एक फ्रेज भी है जिसका अर्थ होता है मुसीबत। मुसीबत का समय को भी रेनी डे बोला जाता है। ऐसे हर बरसात का समय किसी के लिए मान लिया जाए कि बाहर का समय हो सकता है, लेकिन गरीबों के लिए तो मुसीबत ही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑफ मोहन एंड राजेश द फर्स्ट इज वेरी लेजी। मोहन और राजेश में जो पहला वाला है वो बहुत आलसी है। तो अब बताइएगा कि मोहन है, साथ साथ कौन है? तो राजेश है। आई अभी अभी बोला हूं कि फर्स्ट और लास्ट का गेम कब खेलते हैं हम? जब ऑप्शंस 2 से ज्यादा हो। 2 के ऑप्शन में हम क्या बात करते हैं? तो फॉर्मर और लेटर का बात करते हैं। तो बताइएगा कि यहाँ फर्स्ट होगा कि द फॉर्मर होगा? जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द फार्देस्ट पॉइंट दे रीच्ड इन देयर डिस्कशन। वे अपने डिस्कशन के चरम सीमा पर पहुंच गए। अब एक बात बताइएगा, थोड़ा सा एक गेम खेलिएगा। यहां ध्यान देंगे, एक वर्ड है फर्दर और एक वर्ड होता है फार्दर। तो फर्दर क्या होता है? तो नेक्स्ट के सेंस में, नेक्स्ट का जो सेंस देगा वो फर्दर होता है। आपका अगला स्टेप क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? या आप बोल सकते हैं व्हाट इज योर फर्दर स्टेप। ध्यान रखा जाए तो फर्दर का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट के सेंस में। जो कहीं फॉलोइंग होगा, अगला होगा, वो कौन है? फर्दर है। जबकि डिस्टेंस को अगर हम तो दूरी को अगर तय करें और उसमें कोई ज्यादा अगर हो जाए तो वो कौन हो जाए? फार्दर हो जाए। फार का कंपेरेटिव फॉर्म में क्या यूज करते हैं? फार्दर। अब इसी को सुपरलेटिव में क्या कर देंगे? तो ये हो जाएगा फर्देस्ट, और ये क्या हो जाएगा? फार्देस्ट। ध्यान रखें, अब 2 से ज्यादा डिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा दूर वाला होगा वो क्या है? तो फार्देस्ट है। यदि कहीं चरम सीमा कहें किसी चीज का अगर स्टेप यदि कहीं बढ़ते बढ़ते अपने चरम सीमा पर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फार्देस्ट। ध्यान रखें, वो चरम सीमा पर पहुंच गया है अपने
करियर का, ही हैज रीच्ड द फारदेस्ट पॉइंट ऑन इन हिज करियर, वहां फारदेस्ट नहीं होगा क्योंकि वहां डिस्टेंस से कंपैरिजन नहीं है। तो अब बताइएगा कि दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट दे रीच्ड, नहीं, क्या होगा यहां पर द फारदेस्ट का प्रयोग होगा। आपको जवाब मिला होगा ऑप्शन नंबर, नो फार्दर स्टेप वाज टेकन इन दिस मैटर, इस मैटर में कोई अगला कदम नहीं उठाया गया। तो हमको जवाब अभी अभी मिल गया है, जो मैं डिफाइन किया हूं कि नो फार्दर के जगह पर नो फर्दर का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर, आई हैव बीन विजिटिंग योर ऑफिस फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कई साल से मैं आपके ऑफिस में आ रहा हूं, विजिट कर रहा हूं, बट हैव नेवर मेट सच ए होपलेस क्लर्क एज दिस। ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कह रहा है कि आई हैव बीन विजिटिंग योर ऑफिस फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स, यहीं पर गलती है, फॉर लास्ट नहीं फॉर द लास्ट होता है, फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। याद रखें, पिछला यदि बात करें ऑर्डर का बात कर रहा है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब भी यूज कीजिएगा तो लास्ट के साथ यूज कीजिएगा। और यहां पर इसको डिफाइन ये डिफाइन कर रहा है किसका, तो सेवरल ईयर्स का, नाउन को प्रीसीड कर रहा है अपने लिए। तो ये क्या होगा कि फॉर द लास्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना, मैन इज ट्राइंग टू प्रोब, प्रोब का अर्थ होता है प्रोब इनटू, खोज करना, जांच करना, खोज करना, जांच करना। मैन इज ट्राइंग टू प्रोब इनटू द ऑटमोस्ट डेप्थ ऑफ द सी। ध्यान रखा जाए कि कह रहा है क्या कि समुद्र के तल तक मनुष्य जांच कर रहा है, छानबीन कर रहा है। तो यहीं पर गलती है। एक वर्ड आपको बता दूं कि ऑटमोस्ट क्या होता है और ऑटरमोस्ट क्या होता है। ध्यान दें, ऑटमोस्ट जो होता है यह एंटायर के सेंस में यूज किया जाता है, संपूर्ण के सेंस में यूज किया जाता है। ऑटमोस्ट का अर्थ होता है एंटायर, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया है, ही हैज डन द एंटायर प्रोजेक्ट, द होल प्रोजेक्ट, और नहीं तो अटमोस्ट प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। उसने अपना पूरा ताकत लगा दिया, ही डिवोटेड हिज अटमोस्ट एनर्जी। तो वहां पर अटमोस्ट का सेंस क्या है, संपूर्ण का। और अटरमोस्ट क्या होता है, जब कहीं किसी चीज के चरम सीमा तक पहुंचिएगा, किसी चीज का अगर पिक पॉइंट तक जाइएगा तो वहां पर क्या है, अटरमोस्ट। ध्यान रखा जाए, अटरमोस्ट कहें जब, कब, जब किसी का बाह्यतम भाग, बाह्यतम भाग, इसको एक आउटर मोस्ट के रूप में भी समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट भी ऐसा ही गेम खेलता है। तो अब एक बात बताइएगा कि अटर मोस्ट करें, आउटर मोस्ट करें, ये यूज कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, परंतु मैन इज ट्राइंग टू प्रोब इनटू द अटमोस्ट डेप्थ नहीं, यहां पर अटरमोस्ट डेप्थ का प्रयोग करेंगे। अब जवाब मिल गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर, यानी बिल्कुल चरम सीमा तक, गहराई तक जा सक मनुष्य चला गया है जांच करते हुए। ऑप्शन नंबर, मुन्ना डिड नॉट शो हिज अटरमोस्ट इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। मुन्ना अपना कह रहा है कि पूरी तरह से क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया, कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो संपूर्ण इंटरेस्ट वहां पर फिर अटरमोस्ट खत्म हो जाएगा, अटमोस्ट हो जाएगा। अभी अभी डिफाइन किए हैं ऑप्शन नंबर बी, he claims to be a scientist, वो दावा करता है कि वो वैज्ञानिक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। वह दावा करता है कि वो वैज्ञानिक है, बट इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस। ध्यान रखा जाए, एबीसी का अर्थ होता है प्रारंभिक ज्ञान, केवल एबीसी को एबीसी मत समझिएगा, ये फ्रेज है, इसका अर्थ होता है प्रारंभिक ज्ञान, यानी शुरुआती ज्ञान। तो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने का दावा करता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसे विज्ञान का एबीसी भी मालूम नहीं है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, तो ऑफ के पहले लाकर इसको निश्चित कर रहे हैं।
तो निश्चित कर रहे हैं। तो अभी अभी चर्चा किए थे कि यदि प्रेपोजिशन के पहले रखते हुए किसी चीज पर स्ट्रेस दिया जाए तो वो दी का हकदार हो जाता है। तो यहां पर इवन द एबीसी ऑफ साइंस, ऑप्शन नंबर। हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता फिनिश करके, he rushed quickly to a station to receive the honorable guests। ध्यान रखा जाए कि नाश्ता फिनिश करके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, यही जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक सेंस आता है कि हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दें तो वहां पर वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है, जो मैं अभी आपको दर्शाया था अभी इंट्रोडक्शन में। तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता पूरा करके, ही रश्ड क्विकली, वो तुरंत पहुंचा कहां, तो टू अ स्टेशन नहीं, रश टू द स्टेशन फ्रेज होगा, रश टू द स्टेशन। ऐसे भी स्टेशन में यहां दी क्यों लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टेशन, हॉस्पिटल, जेल, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो पब्लिक प्लेसेस है, जिस चीज के लिए वो बने हैं, अपने प्राइम यूज में, प्राइमरी यूज में हैं, तब तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो प्राइमरी यूज से अगर भिन्न हो गए तो वो अपने पहले दी ग्रहण करते हैं। यदि कोई कहे कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है कि वो पढ़ने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन यदि कोई कहे कि बारात स्कूल में ठहरेगी, तो क्या बारात ठहराने के लिए स्कूल बना था, तो वो अपने प्राइम यूज से, प्राइमरी यूज से भिन्न हो गया। तो वहां कहना पड़ेगा कि द प्रोसेशन विल स्टे इन द स्कूल, द स्कूल, ए पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। तो अब बताइए कि वो रिसीव करने के लिए स्टेशन जा रहा है, तो ये तो निश्चित है कि अपने प्राइम यूज में नहीं जा रहा है, तो इसलिए स्टेशन के पहले क्या यूज करेंगे, दी। सम स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस, कुछ छात्र बहुत मेहनती हैं, बट अदर आर टू लेजी। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा चीज यहां पर आपको मिल रहा है कि सम हमेशा अपने साथ अदर्स का कॉम्बिनेशन लेता है। जब भी सम का कॉम्बिनेशन आए तो उसमें आगे अदर नहीं, अदर्स वर्ड यूज कीजिएगा। मैं कहूं कि कुछ छात्र मेहनती हैं और बाकी जो हैं आलसी हैं, तो सम स्टूडेंट्स आर लेजी एंड अदर्स आर, सम स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, बट अदर्स आर वेरी लेजी। तो वहां अदर नहीं, अदर्स का प्रयोग करेंगे। सम का कॉम्बिनेशन अदर्स के साथ होगा, अदर के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, मेनी लेस स्पीकर्स ऑल्सो डिलीवर्ड द स्पीच। ध्यान रखा जाए, ऑल्सो डिलीवर्ड द स्पीच, यहां लेस और लेसर में एक अंतर याद रखिएगा। लेस और लेसर, यदि कहीं कैलकुलेटिव बात करना हो, कैलकुलेटिव बात करना हो तब तो लेस होता है। हाँ याद रखिएगा, यदि न्यूमेरिकल्स में लेस देन, ग्रेटर देन खूब पढ़े होंगे उसके इंपॉर्टेंस का। लेकिन हाँ एक चीज और है कि लिटिल का कंपैरेटिव भी लेस देन का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए वहां भी लेस का प्रयोग होता है। परंतु याद रखिए कि लेसर भी एक वर्ड है, ये मत समझिएगा कि लेस कंपैरेटिव है तो ई आर ले लिया, नहीं, लेसर एक वर्ड ही अलग है। और ये कब यूज होता है कि समथिंग हैविंग लोअर इंपॉर्टेंस, समथिंग और समवन हैविंग लोअर इंपॉर्टेंस। यदि कोई कम इंपॉर्टेंस का चीज होगा तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है, तो उसके लिए लेसर का प्रयोग करना होता है, लेस नहीं। तो बताइएगा कि ऑल्सो डिलीवर्ड द स्पीच, वे भी भाषण दिए, तो कैसे, लेस स्पीकर की लेसर स्पीकर, सम है कि मेनी लेसर स्पीकर्स ऑल्सो डिलीवर्ड। ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए, ए। लेस नहीं, क्या यूज करोगे, लेसर। ध्यान दे, सीता शोड लेसर इंटरेस्ट इन म्यूजिक दैन स्पोर्ट्स। फिर यहां ध्यान दे, दैन स्पोर्ट्स कह रहा है, और स्पोर्ट्स के तुलना में जो सीता जो है वो म्यूजिक में कम इंटरेस्ट दिखाती हैं। तो एक बात अभी अभी बोला हूं कि लिटिल का कंपैरेटिव लेस देन, सुपरलेटिव में द लिस्ट होता है। लिटिल है
कंपैरेटिव में हम यूज करेंगे लेस देन, सुपरलेटिव हो जाएगा द लिस्ट। तो अब बताइएगा, यहां देन और स्पोर्ट्स कर रहा है, इसका मतलब तुलना में बात कर रहा है। तो तुलना में बात कर रहा है तो लेसर होगा कि लेस होगा? क्योंकि अभी तो बोला हूं कि लेसर कब होता है? समथिंग हैविंग लोअर इंपॉर्टेंस, जिसका इंपॉर्टेंस कम हो। और यहां है कि वो तुलना में कम इंटरेस्ट दर्शा रही है, तो तुलना के लिए लेस देन होगा। आंसर नंबर, मुंबई इज न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हु बहु ऐसा क्वेश्चन अभी आपको दे चुका हूं, इसलिए बनेगा कि मुंबई इज द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। डिग्निफाइड प्लेस से यदि कहीं अगर महिमा मंडल किया जाए, किसी चीज को एग्जैजरेट किया जाए या उसको मैग्निफाइड किया जाए, तो वहां पर दी होगा। टोली झा कह रही है थोड़ा स्लो चलिए सर। जी नहीं, आप इसका टैग देख चुकी होंगी। टैग में लिखा हुआ है रैपिड मोड। ये उसी के लिए है जो कोई व्यक्ति चैप्टर पढ़ लिया हो, उसका केवल रिवीजन होता जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से सारा चीज। और थोड़ा सा आप पढ़ के आइए जब भी कभी बुम बुम क्लास में आइए तो। आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, मुझे बिल्कुल याद नहीं है वो डेट ऑफ अ स्टॉर्म, द डेट ऑफ अ स्टॉर्म, उस आंधी तूफान का डेट नहीं याद है। बट आई नो इट वॉज ए संडे, इट वॉज ए संडे बिकॉज एवरीबडी वॉज एट चर्च। इट वॉज ए संडे नहीं, इट वॉज द संडे। वो इम्फेसाइज कर रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि लेकिन वो संडे ही था, तो निश्चित किया जा रहा है। कह रहा है कि बिकॉज एवरीबडी वॉज एट चर्च, उस संडे को पर्टिकुलराइज कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सॉरी डी लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर, राम वाज द ओल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ। ध्यान रखा जाए थोड़ा सा, एल्डर का बात करें और ओल्डर का बात करें। एल्डर का बात कर रहे हैं और ओल्डर का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब कहीं ब्लड रिलेशन से, यदि कहीं ब्लड रिलेशन में अगर एज सीनियरिटी का बात करना हो तो एल्डर यूज करेंगे, सुपरलेटिव में एल्डेस्ट यूज करेंगे। एल्डर यूज करेंगे कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में एल्डेस्ट यूज करेंगे। और यदि ब्लड रिलेशन के अलावा कहीं भी बात करना हो, एज सीनियरिटी के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, कुछ भी अगर बात करना हो, तो ओल्डर यूज करोगे और साथ में ओल्डेस्ट यूज करोगे। कंपैरेटिव में ओल्डर, सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट। जब बात छिड़ गई तो एक और भी बात बता दूं, यदि एल्डर किसी से कंपैरिजन करेगा तो अपने साथ टू लेता है। यदि कहीं कंपैरिजन हो, यूसुफ पठान इरफान पठान से उम्र में बड़ा है, तो यूसुफ पठान इज एल्डर टू इरफान पठान, ध्यान रखा जाए। जबकि ओल्डर के साथ कंपैरिजन होगा तो दैन आएगा। एल्डर में टू, ओल्डर में दैन। एक और भी बात छेड़ दूं, जब इतना आ गया तो एक चीज और भी आपको बता देना बिल्कुल सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एल्डर ओल्डर का जब मैं बात कर रहा था तो एक चीज और बेहतर होगा आपको बताना। वो क्या होगा कि पहले तो ये टू और ये देन समझ गए होंगे, इसी का भाई एल्डेस्ट हो गया, एल्डेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ओल्डेस्ट हो गया। परंतु याद रखिए कि कभी भी यदि टाइम का जिक्र हो जाए, यदि समय जिक्र होने लगे कि वो 6 महीना बड़ा है, 5 महीना बड़ा है, या 5 महीना उसका सिलेबस ये है वो है, जो भी कुछ आ जाए, याद करें समय का जिक्र हो जाए, चाहे उसका एक्सपीरियंस का हो, एज का हो, तो समय का जिक्र हो तो कभी भी एल्डर और एल्डेस्ट इस सब वर्ड का महत्व तो खत्म हो जाता है। चाहे ब्लड रिलेशन हो ना हो, हर जगह आपको ओल्डर और ओल्डेस्ट ही लगाना पड़ेगा। याद रखें, समय का जिक्र रहे तो ओल्डर और ओल्डेस्ट ही लगाना पड़ेगा। आपको अब जवाब मिल गया होगा कि कह रहा है कि राजा दशरथ के सबसे बड़ा बेटे थे, तो सबसे बड़ा बेटे थे तो उस सबसे बड़ा 4 भाई में यदि सबसे बड़ा होंगे तो ओल्डेस्ट होंगे कि एल्डेस्ट होंगे? आपको जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर, रोहिणी इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हर फ्रेंड्स, ऑल हर फ्रेंड्स। एक बात बताइए, कह रहे कि रोहिणी अपने सभी दोस्तों में सबसे बड़ी है, तो अब एक बात बताएंगे कि क्या हम यहां पर
ब्लड रिलेशन का चर्चा कर रहे हैं? नहीं, फ्रेंड्स का चर्चा हो रहा है। तो वहां पर एल्डेस्ट कैसे होगा? ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर, योर रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम योर वर्बल स्टेटमेंट। ध्यान दें, आपका हमेशा एक वर्ड धोखा देता है, ओरल, वर्बल और रिटन। ध्यान देंगे, ओरल दैट इज रिलेटेड टू माउथ, related to mouth, anything related to mouth that is called oral. Verbal that is related to words, related to words. आप यदि वर्बल पजल बनाते हैं, यदि कहीं आप रीजनिंग बनाते हैं, तो वर्बल वो शब्दों का उलट फेर देखते होंगे, तो वो वर्बल होता है। एंड रिटन दैट इज पर्टेनिंग टू राइटिंग, पर्टेनिंग टू राइटिंग, जो लिखने का बात करें, लिखावट से संबंधित हो, और रिटन है। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा मार्के की बात है, कभी भी रिटन का ऑपोजिट यूज करना हो तो ओरल यूज करेंगे, कभी भी रिटन का ऑपोजिट में यूज करना हो तो ओरल का यूज करेंगे, कभी भी वर्बल का प्रयोग ऐसे जगह पर नहीं होगा। तो बताइएगा कि योर रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम योर वर्बल स्टेटमेंट की ओरल स्टेटमेंट। और ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी। हर फादर फॉरबेड हर टू गो टू सिनेमा विथ मनीष। उसके बाप ने उसको मना किया कि मनीष के साथ सिनेमा देखने न जाए। तो एक फ्रेज है, गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द जिम। तो याद रखिएगा कि यहां पर सिनेमा अपने पहले क्या लेगा? तो दी ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर कौन बना? द हायर यू गो द कूलर यू फील। ये सही है। ध्यान दें, कभी कभी कंपैरिजन जो होता है वो रेसिप्रोकल होते हैं, या इसको पैरेलल कंपैरिजन भी कहते हैं, पैरेलल कंपैरिजन बोलते हैं। किसी दो का क्वालिटी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होकर बढ़ने लगे तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसे रेसिप्रोकल या पैरेलल कंपैरिजन बोलते हैं। यहां दोनों फर्म में दी लगता है, जितना ज्यादा वो पाता है उतना ही ज्यादा वो डिमांड करता है। इस पॉइंट से खूब क्वेश्चन आते हैं। द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स। तो वहां पर द मोस्ट लगा दे तो भी गलती है, डी हटा दे तो भी गलती है। याद रखा जाए, जितना तेज दौड़ोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। द फास्टर यू रीच द फास्टर यू रन द क्विकर यू रीच। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल गेन। एक बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए, द मोर स्टडी द मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसको फॉलो मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। ध्यान दे, तो द हायर यू गो सही है, द कूलर बिल्कुल सही है, द हायर द कूलर। इसका बनता क्या है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस क्लॉज, और फिर उसके बाद दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस क्लॉज। इसका नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू विल फील बिकॉज इट इज नेचुरल फेनोमेनन। फिर देखिए, फेनोमेनन क्या है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, परिस्थिति। और इसके पहले क्या आया? तो एडजेक्टिव। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो ए लेगा ना, और ऑलरेडी कह रहा है कि इट इज, तो इट इज और नेचुरल फेनोमेनन। आंसर नंबर सी। द कॉमन रेस्पेक्ट between these two friends took the friendship a long way। दोनों दोस्त एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो फ्रेंडशिप है लंबे समय तक चला। ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, कॉमन का झगड़ा हमेशा म्यूचुअल के साथ होता। याद रखिएगा, इन्हीं दो के बीच में यदि रेसिप्रोकल रिलेशन रहे, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रिलेशन रहे, तो वहां पर हम म्यूचुअल यूज करते हैं। जबकि दो से ज्यादा के बीच में बात करना हो तो क्या करें? कॉमन यूज करें। दो के लिए म्यूचुअल, दो से ज्यादा के लिए कॉमन। परंतु याद रखिएगा, जरा सा याद रखिएगा, एक और बात बता दूं, फ्रेंडशिप यदि कहीं होगा, ये आगे क्वेश्चन आएंगे, कई तरह से आते हैं, फ्रेंडशिप कभी भी म्यूचुअल नहीं होते।
हमेशा फ्रेंडशिप यदि किसी का दायरे में होगा तो कॉमन फ्रेंडशिप होते हैं, याद रखिए, कॉमन फ्रेंड कहा जाता है। म्यूचुअल फ्रेंड कभी मत यूज कीजिएगा, जहां आएगा गलत काटिएगा। हर जगह फ्रेंड कैसे होंगे, कॉमन फ्रेंड होते हैं, ध्यान रखिए। तो द कॉमन रिस्पेक्ट बिटवीन, रिस्पेक्ट के लिए यूज किया है और वो भी दो के लिए यूज किया है। तो दो के लिए क्या करेंगे, कॉमन रिस्पेक्ट होगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा? आंसर नंबर कौन, वी वर इंट्रोड्यूस्ड, हमको ये इंट्रोडक्शन किया गया, यानी हमको सॉरी वी वर इंट्रोड्यूस, हम लोगों को पेश किया गया टू ईच अदर बाई अ म्यूचुअल फ्रेंड। आ ही गया क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया एक दूसरे से, किसके द्वारा भाई, तो एक म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा कि कॉमन फ्रेंड के द्वारा। कभी भी ये वर्ड यूज नहीं होता है, फ्रेंड के लिए मत यूज कीजिएगा। जब भी यूज होगा तो क्या हो जाएगा कि कॉमन फ्रेंड होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, he has bought a score of apples, ध्यान रखा जाए, वहां पर कह रहा है क्या कि ऐसे जब भी यूज होता है तो वहां पर कैसे आप यूज करते हैं, तो या तो जब स्कोर आता है तो स्कोर्स ऑफ एप्पल यूज करें। कैसे यूज करें जरा ध्यान दें, ए डजन पेन्स, एक दर्जन कलम, 5 डजन पेन्स, 5 दर्जन कलमें। और नहीं तो यूज करें जब न्यूमेरिकल हो तो ऐसे यूज कीजिए, ध्यान रखें। और नहीं तो यूज कर दें डजन्स ऑफ पेन्स, यानी दर्जनों कलमें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, तो ऐसे यूज हो सकता है। तो यहां पर ही हैज बॉट अ स्कोर्स ऑफ एप्पल, स्कोर का 20 का गिनती को स्कोर कहा जाता है, तो ध्यान रखा जाए स्कोर्स ऑफ एप्पल या नहीं। हाँ, ऐसे स्कोर के साथ ए का प्रयोग ऑफ के साथ भी होता है, तो ए स्कोर ऑफ एप्पल्स होगा, याद रखिएगा। स्कोर के साथ आप यूज कर सकते हैं, ए का प्रयोग होता है, ए स्कोर ऑफ एप्पल, और नहीं तो स्कोर्स ऑफ एप्पल्स। ऑप्शन नंबर कौन बना, लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम। क्लॉक रूम होता है स्टेशन आदि आदि पर जहां सामग्री रखी जाती, ये वर्ड अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी आता है, OWS में आता है क्लॉक रूम। याद रखिएगा कि यदि हम स्टेशन पर जाते हैं, वहां कोई सामग्री अगर हम रखते हैं उसमें, तो वहां क्या होता है, कुछ एक ऐसा जगह होता है जहां कि आप अपना लगेज रख के कहीं जा सकते हैं, तो वहां पर कौन है, क्लॉक रूम उसके कहते हैं। अमानती समान गृह, आप देखते होंगे उसको लिखा रहता है अमानती समान गृह। अब हम उतना नहीं छेड़ना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम and don't bring them into theater की द थिएटर। अभी अभी तो बोला हूं कि go to the cinema, द थिएटर, इसी तरह bring them to द थिएटर का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी। द चाइल्ड हैड बीन deaf since birth, बच्चा जो है वो बचपन से ही बहरा है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जरा सा, ये डेफ क्या है, तो डेफ एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव हो गया तो उसके पहले ए एन कैसे आ सकता है, ए एन आने का हक किसके पास पहले है, तो वहां पर होगा नाउन के पहले। तो नाउन के पहले हम ए एन तो लगा सकते थे, लेकिन एडजेक्टिव के पहले ए लगा है, ये गलत है। आंसर नंबर, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कूल, वो एक बात बताइए, उसे ठंडा मार दिया है, तो ठंडा मार दिया है तो थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, कूल और कोल्ड अक्सर झगड़ा करता है, ऐसे तो और भी है, कूल, कोल्ड, चिल, थंडर, ये 4 तरह का यूज ध्यान दीजिए। कूल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा फेवरेबल यदि मॉइस्चर है तो वो कौन है, कूल है। फेवरेबल यदि मॉइस्चर है तो वो कूल है, जो ठंडापन आपको पसंद आए वो कूल। अभी मौसम यदि कहेंगे कि कैसा है, बारिश हुआ है, तो बहुत कूल मौसम है। अब ध्यान दिया जाए, यदि आप कह रहे हैं कि मौसम कूल है तो उसे आप इंजॉय कीजिएगा। कोल्ड जो है वो कैसा है, तो ये मॉइस्चर है, दैट इज टीजिंग, दैट इज लिटिल टीजिंग, आपको वो तंग करेगा, आपको परेशान करेगा, तो कौन है, कोल्ड है। यानी वैसा ठंडापन जो नापसंद रहे आपके लिए, पूरा मनपसंद ना हो, वो कौन है,
कोल्ड है। जाड़ा के दिन में लोग कहते हैं बाहर मत जा, नहीं तो ठंडा मार देगा, डोंट गो आउटसाइड, अदरवाइज यू विल कैच कूल, नहीं यू विल कैच कोल्ड। अच्छा, चिल क्या है? तो बेहद ठंडा, वेरी वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड। यू कैन से अबाउट टू फ्रीज, अबाउट टू फ्रीज। अब जमने के कगार पर हो जाए तो वो कौन होता है? तो चिल होता है। थंडर समझिएगा कि इसके बहुत सारे अर्थ हैं। थंडर जो होता है वो ठंडापन का चरम सीमा है, दैट इज द फ्रीज्ड। अब एक कहें कि हमको हिमालय के शिखर पर कैसा मौसम मिलेगा, तो थंडर वेदर मिलेगा। ऐसे थंडर का अर्थ और भी होता है, बादल का कौंधना भी होता है, बिजली का गिरना भी होता है, तूफानी, यदि बर्फीला तूफान आ जाए तो उसे भी थंडर स्टॉर्म बोला जाता है। ध्यान रखा जाए, थंडर स्टॉर्म हो जाता है तूफानी बर्फीले तूफान को। अब हम यदि बात कर रहे हैं कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कूल, नहीं, क्या यूज करोगे? कोल्ड। जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर। एवरीवन एंजॉयज कोल्ड वेदर की कूल वेदर। अभी अभी तो इस तरह का दो दो पॉइंट आपको दिया हूं, तो यहां पर कोल्ड नहीं, क्या होना चाहिए? कूल वेदर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर। फिर कह रहा है कि वी वियर हॉट क्लॉथ्स इन विंटर। फिर यहां पर एक गेम है, वार्म का हमेशा दुविधा हॉट के साथ होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हीट विच इज फेवरेबल टू ह्यूमन बीइंग, कह रहा है कि वह हीट, वह गर्मी जो सुखद हो आपके लिए, वो कौन होता है? वार्म होता है। एंड दैट इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल हीट को क्या बोलेंगे हम? तो वहां पर हॉट बोलेंगे। याद रखेंगे कि सुखदाई यदि रहे, आपको सुकून दे, वैसे गर्मी को हम वार्म बोलते हैं, और जो दुखद हो, आपके लिए कड़वा अनुभव दे, वो कौन होता है? हॉट होता है। ऐसे हॉट को एक दूसरे सेंस में भी यूज किया जाता है। इंप्रेसिव जो ब्रांड्स हैं, इंप्रेसिव ब्रांड्स के लिए भी हॉट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, बहुत बढ़िया कहता है कि रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, तो वहां यह मत समझिएगा कि वहां गर्मी है। ऐसे तो इतना बार वो रेडियो मिर्ची कहता है कि दिमाग में दर्द तो कर ही देता है, लेकिन आप वो मत समझिएगा। आपको ये मानना होगा कि वहां हॉट हॉट ब्रांड्स होते हैं, आकर्षक ब्रांड्स होते हैं। अब एक बात बताइएगा कि वी वियर हॉट क्लॉथ्स की वार्म क्लॉथ्स। जाड़ा के दिन में हम गर्म कपड़ा पहनेंगे तो सुखद अनुभव देगा, तो उसके लिए हॉट नहीं, क्या यूज करेंगे? वार्म।